हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मेड इजी। आज का हमारा टॉपिक है बेटा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है उसके बारे में कि फ्रिक्शन क्या करता है। बिलीव मी, मैं एक लाइन बोलूंगा, आप सब लोग उसको अग्री करोगे कि हम यही मानते हैं, लेकिन बेटा ये लाइन गलत है। आज हम इसी को ही ठीक करेंगे। सब लोग ये सोचते हैं सर फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, लेकिन आज आप देखोगे कि ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन जो है मोशन को कॉज भी कर सकता है, और बहुत सारे केसेस हैं जहां पर अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो मोशन नहीं होता। राइट, सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रिक्शन? आज इसकी हम डेफिनेशन ठीक करते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन, इट इज अ contact force which opposes relative motion or tendency of relative motion, between the two surfaces. राइट, आप बोलोगे सर आपने भी तो वही लिखा है। मैंने वो नहीं लिखा बेटा, मैंने वर्ड इसमें ऐड किया है रिलेटिव मोशन। राइट, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या है? इट इज ए कंटैक्ट फोर्स विच अपोजेज रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। मोशन होना जरूरी नहीं है बेटा, मोशन रिलेटिव मोशन होना जरूरी है या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होना जरूरी है। एंड ये भी न्यूटन लॉ से निकल के आया है। अभी हम इसको स्टडी करते हैं न्यूटन लॉ से कैसे निकला। जिन बच्चों को न्यूटन लॉ बहुत अच्छे से आता है वो इसको खुद ही निकाल लेंगे। आप देखना बेटा ध्यान से, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, इस सिचुएशन से फ्रिक्शन फोर्स आती है। बट आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, एक हमने जो पिछले चैप्टर में की थी। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मान लेते हैं ये 4 kg का ऑब्जेक्ट है, आपने 8 न्यूटन फोर्स लगाया तो क्या होगा सर? न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए। सो एफ नेट कितना हो गया? 8 न्यूटन, 8 इक्वल्स टू 4 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर एफ इक्वल्स टू एम ए, तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन अब जरा हम थोड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन में आते हैं। सपोज ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने एक सरफेस पे रखा। अब मैं इसको पुल करना शुरू करता हूं। पुश भी किया जा सकता है, पुश और पुल कुछ भी कर लो। मान लेते हैं हम इसको ऐसे पुल करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से समझना, मैंने थोड़ी सी फोर्स लगाई, राइट, लेकिन ये एक्सेलरेट नहीं करता, मतलब ये रेस्ट पे है, ये वहीं का वहीं है, ये चल नहीं रहा। आप अभी अगर आप जब ये लेक्चर देख रहे हो अपने आसपास कोई चीज देखो, बुक रखी है आपके टेबल पे, अगर आप चेयर टेबल पे पढ़ रहे हो, इट इज अ वेरी गुड हैबिट बेटा चेयर टेबल पे पढ़ना। चेयर टेबल आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। ठीक है, ऐड दिस टू योर डेली रूटीन। अब आप मान लो टेबल पे आपके बुक रखी है, आप बुक को पुश करो। जब आप बुक को पुश करोगे, तो क्या होगा? स्लोली पुश करो। क्या वो चल रही है? क्या वो एक्सेलरेट करती है? आप देखोगे नहीं एक्सेलरेट की। लेकिन मैंने तो इसके ऊपर फोर्स लगाई है, मैंने इसको पुल किया है। तो मेरे पुल को किसने बैलेंस किया? मेरे पुल को कौन सी ऐसी फोर्स है जो बैलेंस कर रही है? अच्छा, हम देखते हैं, हमने एफपीडी ड्रॉ किए थे पिछले चैप्टर में। अब देखो बेटा, इस पे 2 फोर्सेस लगी हुई है, एक एमजी और एक नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को हम आर से शो करते हैं, सपोज एन से भी शो किया जा सकता है, लेकिन एन में वो कई बार क्या होता है ना, जैसे नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है 24 न्यूटन, तो ये कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम आर सिंबल यूज करते हैं नॉर्मल रिएक्शन का। ओके, नाउ लेट अस सी। आपने इसको पुल किया ऐसे, अब इस पे 2 फोर्सेस लगी हुई हैं, एम जी एंड आर। लेकिन क्या ये पी को बैलेंस कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि बेटा ये फोर्सेस जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। प्रोजेक्टाइल में भी मैंने बोला था जब हम पढ़ रहे थे बेटा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का वर्टिकल डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं होता। सिमिलरली वर्टिकल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई रोल प्ले नहीं करती। तो ये दोनों फोर्सेस तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, यानी कि इस पुल को किसी हॉरिजॉन्टल फोर्स ने बैलेंस किया है। ये दोनों फोर्सेस तो
इसको बैलेंस नहीं कर सकती। तो वो कौन सी फोर्स है जिसने इस पुल को बैलेंस किया है बेटा, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसके ऊपर एक पिछली तरफ फोर्स लग गई एफ, फ्रिक्शन फोर्स। मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, आप इसको यहां से समझ सकते हैं। ये ब्लॉक है बेटा, मैंने इसको पुश किया, अब देखो मैं इसको पुश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ये छोटे से इवेंट के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। मैंने इसको पुश किया, मैं एक नंबर ले रहा हूं, सपोज मैं इसको पुश कर रहा हूं और बढ़ाता जा रहा हूं, पुश पुश बढ़ता जा रहा है, 0 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, सपोज 10 न्यूटन पे जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, 10 न्यूटन पे जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। समझना ध्यान से, इसका मतलब क्या है, उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले मान लो आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाई, ये नहीं चला। अब बेटा देखो mg और r वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, वो मेरे 2 न्यूटन को बैलेंस नहीं कर सकते। तो 2 न्यूटन को कौन बैलेंस कर रहा है बेटा, सुनना देखना ध्यान से, इस ये जो ब्लॉक है, ये बॉक्स है, इसके नीचे जो सरफेस है, मेरा हाथ है यहाँ पे, तो इस तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो मेरे 2 न्यूटन को उस फोर्स ने, फ्रिक्शन फोर्स जो इस ब्लॉक पे मेरी तरफ लग रही है, उसने बैलेंस किया। अब सोचो, मैंने 2 न्यूटन लगाया, ये नहीं चला, मैंने आपको बताया है 10 न्यूटन पे बेटा ये स्लाइड करना शुरू करता है, मैंने चेक कर लिया पहले। अब मैं दोबारा से चेक कर रहा हूं, अब देखो मैंने इसको 2 न्यूटन फोर्स लगाया और ये नहीं चला। सुनना बेटा ध्यान से, अच्छा मैं अगर अपनी फिंगर हटा लूं, मैंने 2 न्यूटन हटाना लगाना बंद कर दिया, तो जैसे ही मैं अपनी फिंगर हटाता हूं फ्रिक्शन भी गायब हो जाती है। यानी कि सुनना ध्यान से, यानी कि फ्रिक्शन कब आई, जब उसकी जरूरत थी। अब मैंने 2 न्यूटन लगाया, एकदम से 2 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स आ गई इस तरफ, और जैसे ही मैं अपना हाथ हटाता हूं, 2 न्यूटन हटाता हूं, उसी वक्त फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डिसअपियर कर जाती है। अब सुनना बेटा ध्यान से, मैंने 2 को 4 बना दिया, फ्रिक्शन भी क्या हो गई, 4 हो गई। मैंने 4 को 6 बना दिया, फ्रिक्शन क्या हो गई, 6 हो गई। मैंने इसको 8 बना दिया, फ्रिक्शन कितनी हो गई, 8। अभी 10 पे मतलब 9 लगाया तो फ्रिक्शन भी 9, 10 पे जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब यानी कि फ्रिक्शन कब आई, जब उसकी जरूरत पड़ी। यानी कि अब देखो, अगर ये चलना शुरू कर देता है, क्या अब फ्रिक्शन नहीं है, अब भी फ्रिक्शन है, अब भी फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। अब यहां से बेटा हमें ये पता लगता है, फ्रिक्शन के 3 टाइप हमें पता लगते हैं। सर कौन कौन से, वैसे 4 टाइप होते हैं, पर इस एक्सपेरिमेंट से आपको 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन पता लग जाएगी। अभी हम लिखते हैं 3 टाइप कौन कौन से, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। ये भी बेटा अगर आप अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व करो ध्यान से, आप खुद ही ये कंक्लूड कर सकते हो। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, यही वाले एग्जांपल से। देखो बेटा, जब तक रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि जब तक ये ब्लॉक मेरे हाथ के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर नहीं चला, तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन विच एक्ट्स टिल द रिलेटिव मोशन हैज बिगन, जब तक रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ तब तक जो फ्रिक्शन एक्ट करती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अब सुनना ध्यान से, एक पर्टिकुलर फोर्स पे मोशन जस्ट बिगिंस, आप फोर्स धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हो, एक पर्टिकुलर फोर्स लगाने पर ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। वो फोर्स जो होती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब अच्छा थोड़ा सा अपने आप थोड़ा सोचो, आप मान लो एक बॉक्स को पुश कर रहे हो, एक हैवी बॉक्स है, फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है, आपने उसको धक्का लगाना शुरू किया। बेटा उसको इनिशियली चलाने में ज्यादा एफर्ट लगेगा, या फिर एक बार वो जब चल गया उसके बाद मोशन को मेंटेन करने में ज्यादा एफर्ट लगेगा। तो आप ऑब्जर्व करोगे सर इनिशियली चलाने में ज्यादा एफर्ट लगा। तो बेटा एक बार रिलेटिव मोशन जब स्टार्ट हो गया, यानी कि जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे मूव करना शुरू हो गया, ऑब्जेक्ट जब सरफेस पे मूव करना शुरू हो गया, तब जो फ्रिक्शन लगती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। तो अब हम लिखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मैं जैसे इसको एग्जांपल दिया, मैंने इसको पुल करना शुरू किया और मैंने क्या ऑब्जर्व किया, 10 न्यूटन पे ये चला। सो 10 न्यूटन से पहले जब मैं फोर्स लगा रहा था 8 न्यूटन, 7, 6.5, 6.8, तो जो फ्रिक्शन थी वो कौन सी थी, स्टैटिक नेचर की, स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बोलते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल थी, जो आपने फोर्स अप्लाई किया।
स्टैटिक फ्रिक्शन वॉज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, यानी कि जैसे जैसे आपका अप्लाइड फोर्स चेंज होगा स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट कर लेगी। वैसे न्यूमेरिकल से आपको और अच्छे से समझ आएगा। यस, एक पर्टिकुलर फोर्स पे ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देता है। एक पर्टिकुलर फोर्स लगने पर दिस ऑब्जेक्ट बिगिंस टू स्लाइड ऑन दिस। जिस फोर्स पे ये जस्ट ये मोशन इसका स्टार्ट हो गया, उस फोर्स को हम बोलते हैं बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एक बार जब मोशन स्टार्ट हो गया तब जो फ्रिक्शन एक्ट करेगी बेटा वो थोड़ी सी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है बेटा? इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स which acts between the two surfaces till the relative motion has begun या started, right? जब तक रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ तब तक जो फ्रिक्शन एक्ट करती है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट? इट इज ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। यानी कि ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की होती है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, राइट? आगे आपको पता लगेगा सर फ्रिक्शन के फॉर्मूले हैं। यस ऑफ कोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया? जब तक मोशन नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ, तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है बेटा उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। आप अपने टेबल पे चीजें रखें, उनको पुश करो, जब तक वो चलना शुरू नहीं हुए तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है, जो आपके पुश को या पुल को बैलेंस कर रही है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज द, आप इसको बोल सकते हो, इट इज द फोर्स एट विच द relative motion between the two surfaces starts। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप बेटा ये 3-4 बार करो, कुछ चीजों को मूव करके देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जब तक आप फोर्स लगा रहे हो और मोशन नहीं आया तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है बेटा वो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जिस फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो गया, आपने धीरे धीरे फोर्स बढ़ाई और एक पर्टिकुलर फोर्स पे ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देता है। सर अगर मैं पहले ही उससे ज्यादा फोर्स लगा दूं, यस वो अलग बात है, लेकिन फिर आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं पता लगेगी। तो जिस अप्लाइड फोर्स पे ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है मिनिमम फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड ये बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। इट इज द maximum value, it is the maximum value of the friction, right? अब ये आपके दो टाइप हो गए। थर्ड टाइप क्या होता है? let us see the third type of friction। बेटा थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? जब मोशन स्टार्ट हो गया उस वक्त जो फ्रिक्शन एक्ट करती है बेटा, जब ध्यान से समझना, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा है यानी कि वो कांटेक्ट में होने चाहिए, फ्रिक्शन बिना कांटेक्ट के एक्ट नहीं करती, राइट? तो ये आपको याद रखना है।
जैसे मेरा हाथ इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, अगर हाथ कांटेक्ट में नहीं होंगे तो फ्रिक्शन नहीं होगी। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा है, राइट, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, it is the frictional force which acts when the relative motion between the two surfaces is taking place। जब दो सरफेसेस, मतलब एक सरफेस दूसरे पे ग्रेज कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, उस वक्त मतलब मोशन जब हो रहा है उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। एंड यस, ये आपको याद रखना है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा मैक्सिमम है, और ये आपको बड़ी इजीली आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, अपने घर के अंदर कोई भी हैवी बॉक्स को, सोफा हो सकता है, किसी चीज को धक्का दो और ऑब्जर्व करो, देखो उसको इनिशियली चलाने में कितना एफर्ट लगा, लेकिन एक बार वो चल गया उसके बाद इजी हो जाता है उसको चला के रखना। यानी कि उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है वो काइनेटिक है। काइनेटिक इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, एंड यस, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, ये नहीं कि अगर आप उसको तेज स्लाइड कराओगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। नो, फ्रिक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एक बार ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो गया, जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। राइट, ये आपको याद रखना है। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं बेटा, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट तो आप भी कर सकते हो। किसी भी बॉक्स को स्लाइड करो पुश करके, और आप देख सकते हो जब तक वो स्लाइड नहीं किया तब तक जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब वो अपने आप एडजस्ट करती रहेगी, कम ज्यादा, राइट, और वो आएगी भी तभी जब उसकी जरूरत होगी। मतलब अगर कोई मुझे बोले कि सर इस बॉक्स पे कितनी फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, तो माय आंसर विल बी 0, क्योंकि बेटा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन नहीं है, इसकी कोई टेंडेंसी नहीं है इसके ऊपर चलने की। हाँ, अब मैं इसको पुश कर रहा हूं, उसी वक्त फ्रिक्शन आ जाती है, तभी स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाती है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कब आती है? जब उसकी जरूरत पड़ती है, राइट। अब मैंने इसको पुश करना शुरू किया, उसी वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन आ गई। अब जैसे ही आप अपना पुश हटाओगे, स्टैटिक फ्रिक्शन उसी वक्त डिसअपियर हो जाएगी। ओके, सो लेट अस सी। अब इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है फ्रिक्शन का, ध्यान से समझना। ये भी बेटा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। बेटा ये मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस पे रखा हुआ है, इस पे एक mg फोर्स एक्ट करेगा, एक n एक्ट करेगा। ये मैंने इसको पुल किया और बेटा इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स आ गया, राइट। बेटा जब पुल आएगा तभी फ्रिक्शन आएगा, ये आपको याद रखना है। और बेटा आप इस एक्सपेरिमेंट को एंजॉय करना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि जब मैं पुश कर रहा हूं तभी फ्रिक्शन आ रही है। देखो कितनी स्मार्ट फोर्स है, जैसे आपका पुश खत्म, फ्रिक्शन भी खत्म, उसी वक्त फ्रिक्शन डिसअपियर हो जाएगा। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाए सर फ्रिक्शन के लिए क्या जरूरी है, फ्रिक्शन फोर्स कब अपीयर करती है? जैसे ग्रेविटी है, वो हमेशा एक्ट कर रही है बेटा, राइट। अब हमारे ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, आपके मोबाइल फोन पे, टेबल पे, चेयर पे, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कब आती है? जब उसकी जरूरत होती है। सो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज इंपॉर्टेंट। रिलेटिव मोशन हो या ना हो वो बाद की बात है। रिलेटिव मोशन हो रहा है तब तो ऑफकोर्स है ही है, लेकिन अगर टेंडेंसी है तब भी फ्रिक्शन आ जाती है। ओके, अब फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन लिखते हैं बेटा। फ्रिक्शन फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या होता है?
नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सर्फेसिस, राइट। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सर्फेसिस, ठीक है। हम इसको R नहीं लिख रहे थे, R ही लिख लेते हैं ताकि आगे जाके न्यूमेरिकल्स में दिक्कत ना हो। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, नॉर्मल रिएक्शन R। सो F इक्वल्स टू, ध्यान से देखना बेटा, F इक्वल्स टू म्यू इंटू R। सर ये म्यू क्या है? म्यू एक सिंपल है, वैसे एक कांस्टेंट होता है बेटा। म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू को हम बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन, ध्यान से, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस, यानी कि डिपेंड करेगा दो सरफेसेस की नेचर कैसी है, पॉलिश्ड है या नहीं है, रफ है, मटेरियल कौन सा है, स्टील। मान लेते हैं जैसे अगर हम देखें गाड़ी के टायर किसके बने हैं? रबड़ के। और रबड़ किसके ऊपर चलता है? रोड, कंक्रीट। अब उन दोनों मटेरियल का एक म्यू होगा, दो मटेरियल का मिला के एक म्यू निकलता है। म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये आपको क्वेश्चंस में दिया होता है। ओके, म्यू किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ टू सरफेसेस। एंड म्यू इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सर कैसे? देखो म्यू क्या है? फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। अब ये फ्रिक्शन फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है, तो म्यू तो रेशो हो गया बेटा, और रेशो के कोई यूनिट नहीं होंगे। न्यूटन अपॉन न्यूटन, यानी कि कोई इसके यूनिट नहीं होने वाले और ना ही इसके कोई डायमेंशंस होंगे। ओके, अब बेटा म्यू हमारे पास दो टाइप का होता है, याद रखना। म्यू एस, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बेटा ये हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालने में हेल्प करने वाले हैं। अब देखना ध्यान से, म्यू एस क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड ऑब्वियसली एक म्यू के हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखना ध्यान से, तो F इक्वल्स टू म्यू आर, म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। अब इसमें आपको याद रखना है, ये जो म्यू के है बेटा, म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट से कम होता है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। ध्यान से याद रखना बेटा, इसमें ये जो F इक्वल्स टू, जब म्यू एस इंटू आर लगेगा, ये इससे जो फोर्स आएगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगी। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उससे आपको समझ आएगा। म्यू एस इंटू आर, जो म्यू एस इंटू आर आएगा, ये आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन देगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। यानी कि जिस फोर्स पे ऑब्जेक्ट विल बिगिन टू स्लाइड, जिस फोर्स पे ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा इससे। तो हमारे पास फॉर्मूला आपको याद रखना है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। सर नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकलेगा? वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट निकलेगा। जैसे इस केस में आर कितना हो गया बेटा? mg। लेकिन हमने काफी सारे केसेस किए हैं, कई जगह आर किसके इक्वल होता है? mg cos थीटा के, जब इंक्लाइंड प्लेन होता है। और कई जगह आर और भी हो सकता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। बेटा सोचना जरूर है, अपना ओपिनियन रखना है। अगर कोई आपको लगता है कि सिर्फ सुन के हमें थोड़ा बहुत समझ आ सकता है, लेकिन जब तक आपको फील नहीं आया तब तक आपको अच्छे से वो चीजें समझ नहीं आएंगी। और बिलीव मी, एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूं, जब आपको कोई चीज समझ आती है तो आपको अंदर से बहुत खुशी होती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे वो कोई और भी बात हो। अगर आपको कोई चीज समझ आएगी अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से इंटरनल खुशी होगी। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये एक ब्लॉक है 2 kg का, और इस पे हमने 4 न्यूटन फोर्स लगाई। 2 kg का ब्लॉक है, 4 न्यूटन फोर्स लगाई है। एंड अब ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या लिख रहा हूं? कोएफिशिएंट ऑफ
फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इज 0.4, यानी कि यहां पे इन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4। इन दो सरफेसेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 दिया हुआ है। अब ऑब्वियसली आपके दिमाग में आएगा सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है या काइनेटिक का कोएफिशिएंट है। आपको याद रखना है बेटा, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तब तक ये दोनों है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक भी, राइट। क्योंकि बेटा काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस तो होता है, तो इसलिए कई बार ये दोनों कोएफिशिएंट को सेम दे देते हैं। अगर क्वेश्चन में अलग अलग दिया हुआ है वो भी हम करेंगे, उसमें आपको वो चेक करना पड़ेगा। लेट अस सी। अच्छा इन्होंने 0.4 दे दिया, अब ये बोल रहे हैं फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये बोल रहे हैं बेटा फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, आप बोलोगे सर आपने फॉर्मूला लिखवाया था फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू म्यू इनटू आर, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब देखते हैं बेटा ध्यान से, इस पे एक तो mg लगा हुआ है नीचे और एक नॉर्मल रिएक्शन लगा हुआ है r, और इस तरफ लगी है फ्रिक्शन फोर्स, राइट। इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगी हुई है, ठीक है। ये इधर हम पुल कर रहे हैं इसको। अब ध्यान से देखना बेटा, F इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, आर निकालते हैं। इसका वर्टिकल मोशन देखो बेटा ध्यान से, वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखो देयर इज नो एक्सेलरेशन, जो भी एक्सेलरेशन होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसका मतलब पहले हम r निकालते हैं, r माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन लिख दी है, तो r की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, r इक्वल्स टू m इंटू जी। सो r कितना आ गया, m कितना है 20 न्यूटन। देखो अगर n इक्वल्स टू 20n आता है कई बार वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो r इक्वल्स टू 20 न्यूटन। ओके, अब हम वैल्यू निकालते हैं 0.4 इंटू 20, 0.4 इंटू 20, तो कितना आ गया फ्रिक्शन फोर्स, 8 न्यूटन आ गया। अब आप सोचोगे सर 8 न्यूटन आंसर, बेटा आंसर 8 न्यूटन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप सुनना बेटा ध्यान से। मैंने आपको बताया F इक्वल्स टू म्यू आर जब लगाते हैं फॉर्मूला, तो उससे जो आंसर आता है, म्यू आर से जो आंसर आता है बेटा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, या फिर वो वैल्यू जिस पे ये चलना शुरू करेगा। लेकिन आपने फोर्स कितनी अप्लाई की है, 4 न्यूटन, तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स को 8 न्यूटन होने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बेटा 4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स इज 4 न्यूटन इन दिस केस, नॉट 8 न्यूटन। सर फिर ये क्यों कैलकुलेट किया, बेटा ये कैलकुलेट करके ही चेक होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है पहले। तो F इक्वल्स टू म्यू आर 0.4 इंटू 20, तो 8 न्यूटन आ गया। तो 8 न्यूटन हमने कंपेयर किया, सर ये तो 4 न्यूटन है, तो आपने जब 4 न्यूटन फोर्स लगाई है तो फ्रिक्शन को 8 होने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा ये लॉज बहुत अच्छे से सोच समझ के बनाए जाते हैं। सोचो अगर बाय चांस आपको लगता है ऐसा होने वाला है, ये ऑब्जेक्ट है यहां रखा, आपने इसको इधर पुल किया 4 न्यूटन से, अब मान लो फ्रिक्शन 8 आ गई। सपोज अगर नेचर ऐसी होती, नेचर की नेचर ऐसी होती तो क्या होता, देखो आपने पुल इसको राइट किया और ये चला जाता लेफ्ट, कैसा होगा, आपके सामने एक बॉक्स रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, आपने इसको धक्का दिया, आपने धक्का दिया, क्या ये होगा कि वो आपकी तरफ आ जाए, नो। ये हो सकता है कि आपने पुश किया और वो ना चले, लेकिन ये नहीं होगा कि वो आपकी तरफ आ जाए। रीजन उसका यही है कि बेटा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, वो जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो सेल्फ एडजस्टिंग होती है, यानी कि उतनी ही लगती है जितनी जरूरत होती है। आपने 4 न्यूटन अप्लाई किया, आपने कैलकुलेट किया, लिमिटिंग फ्रिक्शन जी 80 न्यूटन आ गई, सॉरी 8 न्यूटन आ गई, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 4 न्यूटन। तो आपकी फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन होगी, नॉट 8 न्यूटन। ये सिर्फ एक चेक था। अब इसको चेंज करते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर सपोज ये बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स हमने अप्लाई कर दी है, सॉरी फोर्स आपने अप्लाई कर दी 40 न्यूटन, राइट। अब ये बोल रहे हैं फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स
एंड एक्सेलरेशन, लेट अस सी। अब देखना बेटा ध्यान से, आपने 40 न्यूटन अप्लाई की है। सबसे पहले तो आपको आर फाइंड करना है। आर हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया 20 न्यूटन फ्रॉम द वर्टिकल मोशन। आर की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। अब फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, 0.4 इंटू 20 यानी कि 8 न्यूटन आ गई। अब बेटा फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन ही होगी। क्यों? क्योंकि आपने जो फोर्स अप्लाई की है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। यानी कि अब सुनना ध्यान से, यानी कि अब मोशन विल टेक प्लेस। अब मोशन जब होगा तो उस वक्त तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी, यानी कि जो भी आपकी ये फोर्स आई है 8 न्यूटन फोर्स लगेगी। अब इसका अगर एफबीडी बनाओगे आप, क्या हो जाएगा बेटा? इस तरफ कितनी फोर्स होगी 40 न्यूटन, इस तरफ कितनी होगी 8 न्यूटन, नीचे कितना होगा, ये दोनों तो इक्विलिब्रियम में है, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? अगर हम निकालें 40 माइनस 8 इक्वल्स टू एम ए। बेटा अगेन न्यूटन सेकंड लॉ से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो हम पहले कर रहे थे अभी भी वही करेंगे, सिर्फ एक एडिशनल फोर्स और आ जाएगी, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। तो 40 माइनस 8 इक्वल्स टू एम ए, कितना हो गया 32 इक्वल्स टू 2 इंटू ए। तो बेटा एक्सेलरेशन कितनी आ गई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऑब्जेक्ट राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा, कितनी एक्सेलरेशन के साथ? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, राइट। अब इसको और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब ध्यान से समझना बेटा। और बेटा ये आपको फील होना चाहिए, अगेन आई कीप ऑन यूजिंग द वर्ड फील। अगर आपको ये फील नहीं होता बेटा तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसको कोशिश करो कि आपको ये समझ आए अच्छे से। अभी क्वेश्चन क्या कहता है, ये 2 kg का ब्लॉक है और आपने इसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगाई। ओके, अब बेटा इसमें इन्होंने म्यू 2 दे दिया। म्यू एस की वैल्यू है 0.4 एंड म्यू के इज 0.2। बेटा म्यू एस ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होते हैं इनकी कोई यूनिट नहीं होती, याद रखना है, क्योंकि ये रेशियो होता है फोर्स और फोर्स का। ओके, अब ये बोल रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, लेट अस सी। अब इसमें बेटा नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। अब हम देखते हैं बेटा इसको। पहले आप फ्रिक्शन फोर्स निकालो। अब ध्यान से देखना, पहले हम निकालेंगे म्यू एस इंटू आर। क्यों? क्योंकि आपको पहले चेक करना है क्या मोशन होगा या नहीं होगा। अब देखते हैं बेटा आर कितना आ जाएगा, आर माइनस एम जी यानी 2g इक्वल्स टू 0। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। अगेन न्यूटन सेकंड लॉ, हमेशा न्यूटन सेकंड लॉ से क्वेश्चंस होंगे। तो आर इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 20 न्यूटन। ओके, तो अब हम फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। म्यू एस कितना है 0.4 इंटू 20, कितना आ गया बेटा 8 न्यूटन। ओके, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितनी है 8 न्यूटन। लेकिन आपने कितनी फोर्स लगाई है बेटा 20 न्यूटन। पहली बात कि मोशन तो होके रहेगा, क्योंकि आपने जो लिमिटिंग फ्रिक्शन थी यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स उसको ओवरकम कर लिया, उससे ज्यादा फोर्स आपने लगा दी, यानी कि अभी ये बेटा इसके ऊपर चलेगा, अभी इसके ऊपर एक्सेलरेट करेगा। तो जब एक्सेलरेट कर रहा है यानी कि रिलेटिव मोशन आ गया, तो यानी कि ये फ्रिक्शन फोर्स अब एक्ट नहीं करेगी। बेटा अगर यहां 6 न्यूटन होता फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता। अगर 6 न्यूटन यहां पे होता तो हम इसको चेक करते ही बोलते अच्छा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आ जाती 6 न्यूटन आ जाती। तब भी 8 तो तब भी नहीं आती, तब आंसर 6 न्यूटन हो जाता। लेकिन इस केस में अब आपको ये थी आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम निकालते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके लिए काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 इंटू 20 यानी कि 4 न्यूटन आ गया। ओके, 4 न्यूटन आ गया। अब बेटा इसका एफबीडी बना लो। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स बैलेंस्ड हैं। इस साइड आपका लगा है 20 और इस साइड आपका लगा है 4।
20 न्यूटन इधर लगा है, 4 न्यूटन इधर लगा है। ओके, अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं बेटा। 20 माइनस 4 इक्वल्स टू m इंटू ए, यानी कि 16 इक्वल्स टू 2 इंटू ए। एक्सेलरेशन कितनी आ गई बेटा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऑब्जेक्ट इतनी एक्सेलरेशन के साथ राइट की तरफ मूव करेगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर तो म्यू अकेला दिया हुआ है फिर तो काइनेटिक भी फ्रिक्शन उसी से आएगी और स्टैटिक भी। लेकिन अगर अलग अलग दिए हैं तो आपको ये चेक करना है, ध्यान से इसको इस तरीके से करना है। पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो और चेक करो क्या उतनी फोर्स आपने अप्लाई की है, क्या उतनी फोर्स, क्या मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगी, और अगर मोशन नहीं हो रहा तो लिमिटिंग लगेगी, या उससे कम जो भी है स्टैटिक लगेगी। ठीक है, ओके, लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा एक क्वेश्चन है जो आई थिंक सब लोगों को परेशान करता है, हमने पिछले टॉपिक में करा था लॉज ऑफ मोशन में। क्वेश्चन ऐसे आता है, ये है, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते थे बेटा। ठीक है, हम ये कहते थे कि ये 4 kg है, ये 8 kg है, अब एक्सेलरेशन निकालो। बेटा ज्यादातर बच्चे सोचते हैं, और बिल्कुल बेटा गलत नहीं है, क्योंकि आप जब भी कोई सिचुएशन देखते हो आप उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ कंपेयर करते हो। जब उसको आप प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ कंपेयर करते हो तो आप देखते हो कि अरे प्रैक्टिकली अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये नीचे एक्सेलरेट करे और ये इधर एक्सेलरेट करे। आप बोलोगे सर 4 kg तो 8 kg से कम है, तो ये एक्सेलरेट नहीं करेगा। लेकिन इसको मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देता हूँ बेटा। इसके ऊपर एक टेंशन ऊपर लग गया, इस पे टेंशन इधर लग गया, तो इसकी इक्वेशन कैसे आती थी? 4g माइनस टी इक्वल्स टू 4a, और इसकी इक्वेशन t इक्वल्स टू 8a। आप ऐड कर दो तो 40 इक्वल्स टू 12a, तो एक्सेलरेशन आ गई बेटा 40/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट यस आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत बार ये आपको ऑब्जॉर्व नहीं होगा, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। यस, लेकिन मैंने बताया था वहां पे जब हम क्वेश्चन करते हैं ऑल द सर्फेसिस आर फ्रिक्शनलेस, पुली भी फ्रिक्शनलेस, बेटा आइडियल केस लेके चलते हैं सबसे पहले, धीरे धीरे करके उसमें चीजें डाली जाती हैं। तो यहां पर फ्रिक्शन नहीं है तो टेंशन इधर लगेगा चाहे कितना भी कम हो, तो इसने इस राइट साइड एक्सेलरेट करना ही करना है। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये तो हम कर चुके हैं। नाउ दे से सपोज, ये क्वेश्चन है, नाउ दे से म्यू की वैल्यू सपोज लेट अस से 0.2 है, ये क्वेश्चन है, राइट। अब ये बोलते हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब बेटा जब ये इस तरफ पुल होगा, ये इसका mg नीचे की तरफ लगा हुआ है, ये नीचे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा, सो ये राइट की तरफ पुल हो रहा है। अब बेटा जब ये राइट की तरफ पुल हो रहा है तो अब इसके और इसके सरफेस के बीच में फ्रिक्शन आ जाएगी, यानी इस तरफ। तो आप 8 kg का एफबीडी बनाओ, 8g, इस तरफ टेंशन, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन। बेटा आर की वैल्यू कितनी आ गई सर? r माइनस 8g इक्वल्स टू 0, सो आर की वैल्यू आ गई 80 न्यूटन। तो r 80 न्यूटन आ गया बेटा। ओके ओके ओके, सो अब हम फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला अगेन, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा? म्यू इंटू आर। सो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू 0.2 इंटू आर, कितना आ गया? 80 न्यूटन। तो कितना हो गया बेटा? फ्रिक्शन की फोर्स आ गई 16 न्यूटन। ओके, यानी कि फ्रिक्शन की फोर्स आपकी 16 न्यूटन होगी इस तरफ। अब बेटा ध्यान से समझना, इस तरफ 16 न्यूटन। अब इक्वेशन लिखते हैं, पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं, ये तो हम पहले भी लिख चुके हैं। ये नीचे एक्सेलरेट करेगा तो इक्वेशन क्या बन गई? 4g माइनस टी
इक्वल्स टू 4a। ओके, अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं। अब इसमें T माइनस फ्रिक्शन फोर्स 16 इक्वल्स टू ma, यानी कि 8 इंटू ए। बेटा इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लग रहा है तो इसका मास आएगा। सो T माइनस 16 इक्वल्स टू 8a। ओके, टेंशन कैंसिल हो गया। 40 माइनस 16 24, 24 इक्वल्स टू 12a। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे एक्सेलरेट करेगा और ये राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। एंड यस, आप टेंशन भी फाइंड कर सकते हो। T माइनस 16 इक्वल्स टू 8 इंटू ए। तो T की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 32 न्यूटन। तो टेंशन जो है वो कितना हो जाएगा? 32 न्यूटन हो जाएगा। अब बेटा देखो, जो मैंने बोला था न्यूटन सेकंड लॉ ही लगाना है, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए ही लगाना है। सिर्फ क्या हो जाएगा, एक एडिशनल फोर्स आ जाएगी, एक एडिशनल फोर्स आ जाएगी जिसको आपको एफ इक्वल्स टू एम ए में इनकॉर्पोरेट करना है, ऐड करना है। राइट, सो लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। आपने देखा हर क्वेश्चन में n की वैल्यू mg आई जा रही है, तो आप शायद सोचोगे सर n तो हमेशा mg होता है। बेटा ऐसा नहीं है, आपको ये समझना है कि जरूरी नहीं है कि n की वैल्यू mg होगी। जैसे क्वेश्चन करते हैं, एक 4 kg ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने 10√2 न्यूटन फोर्स लगाई 45 डिग्री के एंगल में, एंड म्यू दिया हुआ है इन दो सरफेसेस के बीच में, जो म्यू है 0.2 है। इसके सरफेस और इस फ्लोर के बीच में बेटा म्यू की वैल्यू 0.2 है। अब ये बोलते हैं फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड फ्रिक्शन। राइट, दोनों चीजें निकालते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन। लेट अस सी। अब बेटा इस 10√2 के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। इधर जिस तरफ थीटा होता है बेटा उस तरफ कॉस थीटा कंपोनेंट होता है। ध्यान से देखना, ये चीज आपको करनी सीखनी है। अगेन हॉरिजॉन्टल मोशन अलग और बेटा वर्टिकल अलग। अब इस ये कितना हो गया? 10√2 कॉस थीटा यानी 45, कॉस 45 होता है बेटा 10 न्यूटन आ गया। यानी कि इस तरफ कितनी फोर्स लगी हुई है? 10 न्यूटन। ओके, यानी कि इस तरफ फोर्स लग रही है तो एक फ्रिक्शन फोर्स तो आएगी ही आएगी। एफ पीछे की तरफ कितनी आएगी वो हमें चेक करना है। ओके, अब ये वाला कंपोनेंट देखते हैं बेटा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ 10√2 साइन थीटा, 10√2 साइन थीटा, यानी कि ये भी 10 न्यूटन आ गया क्योंकि साइन 45 इज अगेन 1/√2, 10 न्यूटन आ गया। अब बेटा इसका वर्टिकल मोशन देखो आप। अब मैं इसका एफबीडी यहां दोबारा से बनाता हूं। एक तो mg लगा हुआ है 4g, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल एक्शन लगा हुआ है r, लेकिन एक और फोर्स आ गई, ये इसका कंपोनेंट 10 न्यूटन, एक और फोर्स 10 न्यूटन आ गई, लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। राइट, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, ये हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है। अब बेटा देखो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? r प्लस 10 माइनस 4g इक्वल्स टू 0। ये दोनों अपवर्ड फोर्सेस r प्लस 10 माइनस 4g इक्वल्स टू 0। r की वैल्यू कितनी आ गई? r माइनस 30 इक्वल्स टू 0। सो r की वैल्यू बेटा आ गई 30 न्यूटन। आप देख सकते हो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के इक्वल नहीं है बेटा, 40 नहीं है, कम हो गया, 30 न्यूटन आ गया। ओके, अब बेटा इसके बाद अब इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगी हुई है? 10 न्यूटन। अब इस तरफ कितनी फोर्स लगेगी? म्यू इंटू आर। अब फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं बेटा, म्यू आर। म्यू कितना दिया हुआ है? 0.2, और आर कितना आ गया? 30, यानी कि 6 न्यूटन आ गया। बेटा अगर 6 न्यूटन आ गया है, यानी कि अब देखो आगे की तरफ 10 न्यूटन लगा हुआ है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन। बेटा अगर ये फ्रिक्शन फोर्स 10 से ज्यादा आ जाती तो फिर ये मूव नहीं करता, लेकिन अब ये फ्रिक्शन फोर्स कम है तो ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा।
यानी कि 10 माइनस 6 इक्वल्स टू एम ए, यानी कि 4 इक्वल्स टू 4a। तो a की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो जब फोर्स एंगल पे होगी बेटा, आपको याद रखना है, ये हम पहले भी करते हैं, वर्टिकल मोशन अलग और हॉरिजॉन्टल मोशन अलग, उससे आपका आंसर आएगा। ओके, एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। बेटा ये भी एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 3 to 4 टाइम्स देखना चाहिए और फिर खुद करके देखना चाहिए ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अब लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। नाउ सपोज एक ये ब्लॉक है 4 kg, 4 kg का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगाई हमने 20√2 न्यूटन। फोर्टी 45 डिग्री। अगर आप देखो बेटा, पिछला क्वेश्चन में हम पुल कर रहे थे, इसमें हम पुश कर रहे हैं ऐसे। बेटा जब किसी चीज को दूर भेजते हैं तो पुश होता है, अपनी तरफ बुलाते हैं तो पुल होता है। तो यहां से पुश किया हमने 20√2 से ऐसे। अब बेटा यहां से पुश किया, अब इसके भी अब दो कंपोनेंट बन जाएंगे फोर्सेस के। फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है। अब इस पे और कौन कौन सी फोर्स लगी है, एक mg 4g और एक नॉर्मल रिएक्शन r। बेटा इन सारी फोर्सेस को आप यहां पे अलग से शो करो। ये नीचे की तरफ mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन r, और एक और नीचे की तरफ फोर्स ये। सर ये तो यहां लग रही है, नहीं बेटा ये इसके ऊपर ही एक्ट कर रही है नीचे, राइट। ये इसके कंपोनेंट बन गए, ये तो सिर्फ शो किया ना हमने यहाँ पे, फोर्स तो ऐसे लग रही है और फोर्स को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो यहाँ पे ऐसे, राइट। तो अब ये ऐसे हो गया, इस फोर्स को आप यहां ले आओ, राइट। तो ये फोर्स ऐसे लगी है, इसके दो कंपोनेंट हो गए। अब लेट अस सी, 20√2 है तो ये कितना हो गया, 20√2 cos 45, यानी कि 20 न्यूटन। ओके, और ये 20√2 sin 45, ये भी 20 न्यूटन हो गया बेटा, यानी कि 20 न्यूटन एक और लगा हुआ है नीचे। ओके, अब यहां पे बेटा वर्टिकल मोशन, अगेन कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये ना तो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है जब तक फ्लोर नहीं टूटता, राइट, और या फिर ना तो ये हवा में ऊपर जा रहा है। तो लेट अस सी, तो इस तरफ कौन सी फोर्स लगी है, देखो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट इसको इधर धक्का दे रहा है, कितनी है ये 20 न्यूटन, और इस तरफ लगी है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स F। अब हम देखते हैं इसको क्या होगा। पहले बेटा वर्टिकल मोशन लेते हैं, R माइनस 4g प्लस 20 इक्वल्स टू 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो R की वैल्यू, R माइनस 40 प्लस 20 60 इक्वल्स टू 0। सो R की वैल्यू आ गई बेटा 60 न्यूटन। ओके, 60 न्यूटन आ गई। ओके, अब हम फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, कितनी होगी फ्रिक्शन फोर्स, F इक्वल्स टू म्यू इंटू R। तो म्यू कितना है बेटा, ओके म्यू, लेट अस टेक म्यू की वैल्यू इन्होंने दी है 0.2, सो म्यू इज 0.2, सो 0.2 इंटू आर कितना हो गया 60 न्यूटन। तो बेटा कितना आ गया 12 न्यूटन। अब आप देखो इस पे 20 न्यूटन आगे लगा हुआ है, लेकिन फ्रिक्शन जो आई है वो 12 न्यूटन आई है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। सो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। बेटा कभी कभी लिख लिया करो ये, ताकि आपको ये याद रहे, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, राइट। नेट फोर्स 20 माइनस 12 इक्वल्स टू एम ए, 4 इंटू ए। तो 8 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 4a। ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा। सो इस तरीके से हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं फ्रिक्शन के। ओके, बाकी आपको जो वर्कशीट मिलेगी उसमें आपने और सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ओके बेटा, नेक्स्ट चीज है आपका ग्राफ, ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स
ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स। ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आना चाहिए अच्छे से। ये आपका एफ अप्लाइड है और ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है बेटा, आप सुनो ध्यान से, जो जो हो रहा है बस वही कर देना। एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है, एक बॉक्स है, आपका स्टडी टेबल है, डाइनिंग टेबल है, कुछ भी लगा लो, आप उसको पुश करना शुरू करो। आपने पुश नहीं किया, मतलब अब एफ अप्लाइड 0 है, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। जब आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना है, 0 है। अब मान लेते हैं आपने 1 न्यूटन अप्लाई किया तो, और बॉक्स जो है वो नहीं चला, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो गया बेटा, 1 न्यूटन हो गया। नेट फोर्स 0 होगी ना, तभी वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। आपने 2 लगाया तभी भी नहीं चला। मान लेते हैं 10 न्यूटन पे वो चलेगा, यानी कि 10 न्यूटन से पहले क्या हो रहा है, 10 न्यूटन से पहले जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतनी ही फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली इक्वल टू योर एफर्ट। बेटा ये करके देखना आपको, तभी आपको अच्छे से फील होगा। यानी कि ये ऐसे, ये 45 डिग्री पे आ जाएगा, राइट, क्योंकि आपका जितना अप्लाइड होगा, जैसे ये 10 है तो वाई कोऑर्डिनेट भी 10 होगा, तो उसको ज्वाइन करोगे तो 45 डिग्री पे लाइन आ जाएगी। तो आप अप्लाई करते जा रहे हो। क्या ये हमेशा होगा? नो बेटा, एक टाइम आएगा जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम फोर्स हो जाएगी, यानी कि अब उससे ज्यादा, मतलब तब मोशन शुरू हो जाएगा। तो बेटा ये आपका, मान लो यहां तक चले गए हम, ये आपका हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया बेटा ये, ठीक है। अब उसके बाद लेकिन अगर आपने फोर्स अप्लाई करके रखा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ये आपकी क्या होगी, अगर इसका कोऑर्डिनेट हम यहां दिखाए, ये आपकी होगी बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। आप फोर्स ज्यादा अप्लाई करो कम करो, एक बार जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, अगर एक बार ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू वेरी नहीं करती। तो बेटा यानी कि ये आपका ग्राफ, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, क्योंकि एफ अप्लाइड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। काइनेटिक फ्रिक्शन की, मान लो 20 न्यूटन पे आपका ऑब्जेक्ट चला, सपोज, अच्छा हम 10 ले रहे हैं, 10 ले लेते हैं, 10 पे आपका ऑब्जेक्ट चला, सुनना बेटा ध्यान से, और ये करके जरूर देखना बेटा। 10 न्यूटन पे मान लो ऑब्जेक्ट आपका चला, आप फील करना कि ओके कितने एफर्ट लगाने से वो चला। अच्छा 10 न्यूटन पे चला, उसके बाद वंस इट इज इन मोशन, जब ये मूव कर रहा है उस वक्त आप थोड़ी फोर्स कम करना, फिर भी वो चलता रहेगा। बट आप लोगों ने शायद अगर आप कभी देखा हो, गाड़ी, कई बार गाड़ी स्टॉल हो जाती है, रुक जाती है, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो उसको धक्का देके स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करना कितना मुश्किल है, लेकिन एक बार चलना शुरू हो जाए उसके बाद इजीली मेंटेन रख सकते हैं मोशन को। तो बेटा क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट है। तो आपका ग्राफ ये इसके पैरेलल आ जाएगा। तो आपको याद रखना है ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स, राइट। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आती है, प्लीज यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, आप वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगेन बेटा, फिजिक्स को समझने का, रादर किसी भी साइंस को समझने का एक ही तरीका होता है, उसको फील करने का। आप देखो और आप टीचर के साथ डिबेट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिबेट करो, अरे सर तो ये बता रहे थे और जबकि मैंने ऑब्जर्व किया ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा क्यों, जो आप बता रहे हो ऐसा प्रैक्टिकली क्यों नहीं हो रहा, क्या वहां पे ऐसी चीज है जो इस चीज को होने से रोक रही है, या हम उसको ध्यान से नहीं देख पा रहे। बेटा अब अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस बढ़ जाएंगी आपको काफी अच्छे से समझ आएगा, राइट। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।